राधे राधे, जय माता दी। आज हमारा एस्ट्रोलॉजी का डे 5 है। और हमने कुंडली के हाउसेस कंप्लीट कर लिए थे, हमने राशियां कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्लैनेट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। 1 मिनट दीजिए, मैं पीडीएफ ऑन करती हूँ। ठीक है, चलिए। देखिए, स्टार्टिंग से मैं सबको यही बताते आ रही हूँ कि जब भी आप कुंडली पढ़ते हो तो कुंडली में क्या क्या चीजें आपको जरूरी होती हैं। हाउसेस पढ़ने होते हैं, 12 भाव, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 प्लैनेट्स। ठीक है। तो 9 प्लैनेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। बेसिक बेसिक चीजें जब कैरेक्टरिस्टिक जान जाओगे तो बहुत सारी चीजें आप ऐसे ही निकाल लोगे। अभी कल भी जब आप पढ़ रहे थे तो बीच बीच में हम राशियों के साथ प्लैनेट्स को भी पढ़ रहे थे ना। लेकिन आपको उनका बिहेवियर ही नहीं पता है कि वो कैसे रोल प्ले करते हैं। तो फिर आपकी प्रिडिक्शन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे 9 प्लैनेट से, और सबसे पहला प्लैनेट जो होगा वो क्या है? सन है। जो पुराने स्टूडेंट है वो कंटिन्यू मेरे साथ बोलते रहेंगे, कोई भी म्यूट नहीं रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले जब पढ़ते हैं हम, तो सन किन किन चीजों को दिखाता है, सूर्य किन किन चीजों को दिखाता है। कुछ यहाँ न्यूमरोलॉजी वाले हैं तो वो भी बता सकते हैं कि सूर्य किन किन चीजों को दिखाता है, या सूर्य का बिहेवियर कैसा होता है। कोई मुझे बताएगा? इगोइस्टिक, आत्मकारक। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम्म। अगर सूर्य ठीक हो तो शायद सच बोलने वाले रहेंगे ये लोग। देखो, एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप सूर्य को पढ़ते हो, ठीक है, तो सूर्य के क्या क्या ट्रेट्स होते हैं? लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस। सूर्य कैसा है? बिना सूर्य के जीवन है नहीं, है ना? बिना सूर्य के जीवन नहीं है ना? ये तो सब मानते हैं। तो कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्लेनेट जो है मेल और फीमेल भी होते हैं। तो आगे लिखते चलना। तो सूर्य क्या है? मेल प्लेनेट है। और क्या है? क्रूर ग्रह है। क्रूर भी नहीं आता है ना, क्रूर होता है ना सौम्य होता है। ठीक है, उसका बिहेवियर जो है वो क्रूर जैसा रिएक्ट करता है। डोमिनेटिंग नेचर, क्योंकि सूर्य को न्यूमरोलॉजी वाले क्या पढ़ते हैं? राजा के समान। सूर्य क्या है? राजा के समान। ठीक है। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। सूर्य आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है, अच्छी विल पावर देता है। सूर्य को क्या कहा गया है? भूरी आंखों वाला और कम बालों वाला। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में किसी का कैरेक्टर जानोगे, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है, तो आपको उनके सर पर बाल कम मिलेंगे, और उनकी आंखें थोड़ी भूरी होंगी, काली नहीं होंगी। तो सूर्य कैसा है? भूरी आंखों वाला, कम बालों वाला। ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी आगे जब आप प्रिडिक्शन करोगे। सूर्य जहां बैठता है
वहां की चीजों में क्या लेकर आता है, थोड़ी क्रूरता लेकर आता है, या वहां डोमिनेटिंग नेचर है ना, तो वहां क्या होता है कि वहां अपनी अपनी चलाने वाला। ठीक है, सूर्य का नेचर कैसा होता है कि सब मेरी बात माने, तो सूर्य वाले लोग कैसे होते हैं, किसी की सुनते नहीं है। अब उसमें चाहे आप उनको ईगो समझ सकते हो, चाहे लीडरशिप क्वालिटी समझ सकते हो। ठीक है, तो इतना समझ में आया। क्रूर ग्रह है, मेल प्लेनेट है। तो सपोज किसी फीमेल के चार्ट में भी अगर लगन में सूर्य बैठ जाए तो उनका नेचर कैसा होगा, उनके अंदर मेल वाली चीजें बहुत देखने को मिलेंगी। लगन में सूर्य इगोइस्टिक बना देता है। तो अब हाउसेस के साथ हम जब राशियों को लगा रहे थे तो हम प्लैनेट्स को भी लगाएंगे। तो फिर आप कैसे लगाओगे सूर्य को, जहां पर भी सूर्य बैठेगा वो वैसे ही रिजल्ट देगा उन हाउसेस की चीजों में, वैसे ही रिजल्ट देगा। क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। तो क्या होगा, एक और चीज याद रखना, सूर्य जिस हाउस में भी बैठता है आपके, आपकी कहते हैं ना सोल का पर्पस क्या है, तो सूर्य जो है आपकी सोल का पर्पस बताता है, आपकी लाइफ में जो आपकी सोल का पर्पस है। सूर्य जिस घर में जाकर बैठ जाएगा वो वाली चीजें आपके सोल का पर्पस हो जाएंगी। जब तक आप उन चीजों को नहीं कर लेते तब तक आपकी लाइफ में आपको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन वहां की चीजें जो है आपको स्ट्रगल के बाद मिलेंगी, और वहां की चीजों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा क्योंकि वो क्रूर ग्रह है। तो इसीलिए जैसे सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर का है, तो सेवेंथ हाउस में सूर्य अच्छा नहीं होता। क्योंकि रिलेशनशिप में ईगो नहीं चलती ना। ठीक है, तो टेंथ हाउस का सूर्य अच्छा होता है क्योंकि करियर में क्या चाहिए हमें, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, विल पावर चाहिए। लेकिन कुछ जगह पर सूर्य अच्छा है और कुछ जगह पर सूर्य अच्छा नहीं है। ठीक है, तो एक चीज और लिख लीजिए, फर्स्ट हाउस में सूर्य अच्छा होता है और सेवंथ हाउस में सूर्य खराब होता है। फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य अच्छी पोजीशन पर बैठा है, अच्छी प्लैनेट्स के साथ बैठा है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब देता है या गवर्नमेंट से आपको हेल्प करता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना तो आगे चले। चलिए, सेकंड जो प्लेनेट है वो है मून। मैम इसमें क्वेश्चन एक था, जैसे फर्स्ट हाउस में अच्छा है, सेवेंथ हम्म। हाउस में अच्छा नहीं है, हम्म। पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है, अगर किसी के चार्ट में सेवेंथ हाउस, लेकिन जिसके हाउस में फर्स्ट फर्स्ट हाउस में है सूर्य, और जिसके साथ उसकी शादी होगी, ठीक है, तो जिसका खुद का चार्ट है वो तो इगोइस्टिक होगा ना। हाँ हाँ, सही, बिल्कुल करेक्ट पकड़ा आपने। हम्म, हम्म, लेकिन देखिए, अगर वहां पर सेवंथ हाउस में कोई क्रूर प्लेनेट बैठ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि सेवंथ हाउस में जैसे सपोज मून बैठ गया है तो मैरिज चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक
जो हो गया, एक के अंदर इमोशंस नहीं है और एक के अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा है। तो डिपेंड ये करता है कि सामने वाला प्लेनेट या राशि कौन सी है, उसको टैकल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब सन और मून का कंजक्शन जो है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब सपोज फर्स्ट हाउस में सन है, सेकंड में मून आ जाए या मून की राशि आ जाए फोन नंबर की, फोन नंबर की तो आएगी नहीं, हाँ आ सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर सन लगन में बैठा है तो मून की राशि आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी फिर मैरिजेस में, ठीक है। तो रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन करियर वाइज अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा देता है, बाकी सारी चीजें अच्छी देता है सूर्य। तो फर्स्ट हाउस का कारक भी है सूर्य। मैम फर्स्ट हाउस में ऐसे उच्च नीच का हम लोग पढ़ते थे ना मैम, उच्च नीच में हाँ। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, हाँ इसीलिए। तुला में नीच होता है। एंड हाँ। अगर फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि हो और वहां पर सन हम्म। हो, तो क्या तो वो उच्च अच्छा का नहीं माने? है, हाँ वही पूछ रही थी मैम। तो क्योंकि फर्स्ट मैम देख, है तो फर्स्ट हाउस लगना हाँ। किसको कंसिडर हाँ करेंगे मैम उस वक्त? फर्स्ट हाउस को तो कंसिडर करेंगे या कुंभ राशि को? मैम देखो, दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेगी ना। जैसे मैंने अभी बोला कि भाई फर्स्ट हाउस में सूर्य अच्छा होता है, लेकिन डिपेंड ये हम्म। करता है कि वो किसके साथ बैठा है। अब मान लो कुंभ राशि के साथ बैठा है तो उसका रूलिंग प्लेनेट सैटर्न हो गया। तो भाई हम्म। रूलिंग प्लेनेट सैटर्न है तो वो अपना इफेक्ट भी देगा, है ना, देगा हम्म। कि नहीं देगा। तो लाइफ में स्ट्रगल थोड़े बढ़ जाएंगे, नॉर्मल चीजों ओके। से ज्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएंगे। अब देखो सेवंथ हाउस में वैसे तो सूर्य अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में सेवंथ हाउस का सूर्य बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर नीच का हो जाता है। तो जो आपका पार्टनर है ना, उसकी ईगो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसका नेचर ऐसा हो सकता है कि भाई वो आपकी हर बात माने और रिलेशनशिप बहुत अच्छा चले। और फर्स्ट हाउस वाला जो हम्म। है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, मैरिज चले ही ना। तो डिपेंड ये करता है कि किस राशि के साथ और किस प्लेनेट की दृष्टि आ रही है या उसका लॉर्ड कौन है। जैसे आपने बोला कुंभ राशि है, कुंभ राशि प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी क्योंकि लॉर्ड जो है वो सैटर्न है ना। सेवेंथ तो हाउस में प्रॉब्लम, लियो है मैम, ओ है सन का राशि। और भी प्रॉब्लम हो गई ना फिर मैम। तो सेवंथ हाउस में अगर लियो है तो भाई वो सन इफेक्ट सेवंथ हाउस के देगा, तो वहां पर क्या हो गया, वहां की चीजें में बढ़ोतरी हो गई। फर्स्ट हाउस में शनि आ गया, तो अब वो वैसे ही दोनों की आपस में नहीं बनती है। हम्म। हाउस में तो लियो है। प्रॉब्लम कहाँ पे मैम, पर्सनल लाइफ में, मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी? हाँ, लाइफ मैरिड में, लाइफ में भी क्योंकि प्रॉब्लम आत्मा आएगी। कारक है ना फर्स्ट हाउस। हाँ। हाँ, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। और कहीं ना उनको अपनी लाइफ में वैसे भी डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी करियर वाइज। उनका जो करियर है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो सकता है, या करियर में ब्रेक लग सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी उनकी लाइफ में आएंगी। या कुछ ना कुछ हर्डल तो लाइफ में रहेगा ही रहेगा। हम्म। एक ठीक खत्म है। हुआ तो दूसरा चालू ऐसे। हाँ, तो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट पर कि और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कौन कौन सी आ सकती है वो ओवरऑल चार्ट बता देगा कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम किस किस चीज। रिलेशनशिप तो आ गया क्योंकि हमने सेवंथ हाउस देख लिया, करियर के लिए टेंथ हाउस भी देखेंगे हम, हम्म। है ना, बहुत सारी चीजें देखेंगे तो हम ओवरऑल देख लेंगे। बट हाँ, अगर केवल फर्स्ट हाउस को देखकर बोल रहे हो तो लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, क्योंकि लग्न जो है आपकी पूरी, आप हो ना, आपकी पूरी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती ओके। है ठीक है ना। मैम। तो लग्न का अच्छा होना बहुत जरूरी है, लग्न लॉर्ड का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब आपने बोला कुंभ है, तो शनि कहाँ है, शनि भी तो देखोगे कहाँ है। शनि एट उसमें मैम। बताओ प्रॉब्लम नहीं होगी उनकी लाइफ में, है ना। लग्न का लॉर्ड एट्थ हाउस में चला गया। हाँ बस वो फिर भी ब्लेसिंग है, क्योंकि लग्न का लॉर्ड 6 8 12 में जाके उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है जितनी उसको कर देनी चाहिए थी। और एट्थ हाउस वैसे भी शनि बैठ जाता है तो अच्छा करता है। तो कहीं ना कुछ ब्लेसिंग आपको बचा तो लेगी, लेकिन हर्डल खत्म नहीं होंगे, बस इतना तो फिक्स है। ये आपका चार्ट है क्या हम्म। मैम? हम्म। आपने तो देखा है ना मैम। हाँ वही पूछ रही हूँ, क्योंकि एट हाउस का शनि बोला ना तो मुझे वो चीज लगी फिर। क्योंकि ना मैं अपने चार्ट को अपने खुद पर लगाकर मैं पढ़ती हूँ एस्ट्रोलॉजी देखिए, यूजुअली हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो इसलिए मैं ऐसे कंसिडर कर रही थी कि हर्डल्स तो मतलब पता नहीं क्यों मैम, मुझे हर्डल्स कभी मुझे हर्डल्स लगे ही नहीं, ऐसे मैं बोलती हूँ। क्योंकि वो अगर पता सूर्य नहीं लगन क्यों। में बैठा है तो विल पावर अच्छी हो गई ना मैम, वो तो प्लस पॉइंट हो गया ना आपका। वही इसीलिए वही लगन वही अगर कहती हूँ। स्ट्रांग हो गया ना तो फिर आप चीजों, हर्डल्स कभी हर्डल लगे, अब सबकी लाइफ में होते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में हर्डल नहीं है या स्ट्रगल नहीं है। बस कुछ लोग क्या है, बहुत परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग उसको बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं। तो हाँ डिपेंड करता है हाँ। आपका प्लेनेट, यस। क्या प्लेनेट बैठा है वो आपको कैसी स्ट्रेंथ दे रहा है। यूं तो कहने के लिए शनि और सूर्य की बनती नहीं है, लेकिन मैं हर बार एक चीज बताती हूँ कि शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन आईएएस आईपीएस बनाता है।
हम्म। ठीक है, तो अगर ऐसा खराबी होता तो उनकी लाइफ तो बहुत बेकार हो चुकी होती। तो बट वो तो अपने करियर बना रहे हैं ना, कितना बढ़िया करियर बना रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत देखो ना। उस हिसाब से वो दोनों प्लेनेट क्या कर रहे हैं, विल पावर के साथ मेहनत दे रहे हैं। हम्म। तो ऐसे चलती है। तो आपका चार्ट है ना, तो वो विल पावर दे रहा है और मेहनत। आप हमेशा अपने कर्मा पर बिलीव करके अपनी लाइफ में सारे हर्डल्स को टैकल कर लोगे। तो ये हम्म। चार्ट बता रहा है बस। पॉजिटिवली अगर उसके इसको साथ देखोगे तो मार्स भी बैठा है ना मैम, मार्स भी हिम्मत देता है मार्स हिम्मत उसने देता है। सामना करना। हम्म। हाँ, तो आपको लड़ने की क्षमता मार्स दे रहा है, तो वो भी एक अच्छी यस, चीज हो गई ना। तो वही मुझे लगा, राइट, ओके। अगर मून बैठ जाता ना, तो फिर सिचुएशन कुछ और हो जाती। सेवेंथ हाउस में है ना मैम मून। ही डाल रहा है। बट वो फिर सूर्य और मंगल बैठे हैं ना ऊपर, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। अगर हम्म। वहां बैठ जाता तो वो प्रॉब्लम कर सकता था बस। ओके, ठीक है मैम। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं। ओके। ठीक है, तो सन। वैसे फिर सन और मून भी तो प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे मेरे चार्ट में है फर्स्ट हाउस में सन मून है ना। तो उन हम्म। सन की भी दृष्टि शनि के हाउस पे जाती है, सेवेंथ हाउस पे, हम्म। 10 नंबर। हम्म, हम्म। कोई बात नहीं। हाँ वैसे चल मतलब होता है, ऐसा नहीं है लेकिन मैंने कहा बात ही नहीं होती है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बस यही है कि बात ही नहीं होती है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ दोनों आप प्रॉब्लम ही अपने नहीं काम होगी। में बिजी है। हम्म। हाँ। सेवन्थ हाउस का तो सैटर्न जो है वो मैच्योर पार्टनर देता है। सेवन्थ हाउस में शनि वैसे भी उच्च के हो जाते हैं ना, तो आपको मैच्योर पार्टनर हाँ देता है। तो आपका पार्टनर बहुत समझदार होगा। भले ही आपके यस। लगन में सूर्य बैठा है, तो आप हो सकते हैं इम्पल्सिव नेचर के, लेकिन आपका पार्टनर अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपके इम्पल्सिव नेचर को टैकल कर लेगा आराम से। है हाँ ना। हाँ ये तो सही है। वो वाली चीज है ना, वो मैम इजी मुझे है। लगता है चार्ट के साइड, राइट साइड रखना चाहिए। मैरिड लाइफ तो हर किसी का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ करेक्ट। मुझे नहीं ऐसा जैसे कि लगता है मैम। टॉपिक, हाँ। टॉपिक फर्स्ट मैरिड लाइफ का तो सबका है, जैसे टॉपिक है प्लैनेट्स का, तो प्लैनेट्स कैसे खेल करते हैं जो मैंने कंसल्टेशंस में सीखा है, मैम को पता है। मैं भी इतना हम्म। परफेक्ट नहीं थी, लेकिन पकड़ पकड़ के बहुत अच्छे से परफेक्शन आता हम्म। था। तो अब ये फर्स्ट और सेवेंथ हाउस का कंजंक्शन था, इसलिए मैंने देखा कि जैसे अपने ही, जैसे मैम ने कहा अपना ही चार्ट पहले 10 बार देखो, तो उससे ज्यादा चीजें पकड़ में आती है। पकड़ में तो आती है, क्योंकि इसलिए हमें अपनी हाँ। लाइफ अच्छे से पता है, या हमें अपना बिहेवियर ज्यादा अच्छे से पता होता है ना, कि हम हम्म। कैसे हैं और हमारा पार्टनर। अपनी गलतियां खुद ही देख सकते हो ना आप, कि हम लोग कैसे हैं। ठीक है। हाँ अगर आप हाउसेस की बात करो तो फर्स्ट हाउस आप और सेवन्थ हाउस पार्टनर है। सेवन्थ हाउस में सूर्य नीच का हो जाता है, मतलब सेवन्थ हाउस में आत्मा भी मर जाती है। वहां आत्मा भी आपके काम नहीं करती है। सनसेट हो जाता है ना, वहां आपकी आत्मा नीच की हो जाती है। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब आप पार्टनर के साथ हो तो आपको अपनी आत्मा, अपनी ईगो साइड में रख के वहां पर रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। ठीक है। तो ये चीजें केवल सिखाने के लिए है, ऐसा नहीं किसी ने बोला अरे भैया यहाँ तो सेवन्थ हाउस में तो सन जो है नीच का हो जाता है तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ जाएगी। समझने वाली बात है कि नीच का होता क्यों है, उसका रीजन क्या है। वहां पर ईगो साइड में रखनी है आपको बस। आपको अपनी लीड अगर ऑर्डर दोगे ना, हर बात पे ऑर्डर दोगे तो कब तक दे पाओगे। केवल उतना कैरेक्टरिस्टिक क्या चीजें समझाते हैं, नेचर समझाते हैं, उस नेचर को आप कैसे कंबाइन करोगे वो समझने वाली बात है। जैसे मैंने सूर्य का नेचर बताया, तो सेम चीज वही समझोगे आप। ठीक है, कि भाई सूर्य ऐसे ऐसे रिएक्ट करता है, तो मैंने क्या बोला, सूर्य जिस घर में भी जाएगा वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा है। तो हर चीज में, अब करियर में मैंने बोला टेंथ हाउस का सूर्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि करियर में वो चीजें चाहिए। बट सेवन्थ हाउस में सूर्य नीच का हो जाता है, क्योंकि वहां वो चीजें नहीं चाहिए, वो काम नहीं करेंगी। बस इतना है। तो सबका चार्ट देखने का तरीका अलग होता है, सबका समझाने का तरीका अलग। एक पर्सन आपको डरा देगा बुरी तरह, दूसरा आपको गाइड कर देगा बस। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमेशा गाइड करेगा, कभी डराएगा नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सूर्य के बारे में सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो है हमारा मून। देखो, मून जो है किन किन चीजों को दिखाता है। सबसे पहले फीमेल प्लेनेट है। मून जो है फीमेल प्लेनेट है। जब भी आप एस्ट्रोलॉजी में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, फीमेल प्लेनेट है, सौम्य ग्रह है। और मून जो है शुभ ग्रह माना जाता है। शुभ ग्रह मतलब वो जहां बैठेगा या जहां देखेगा वहां चीजों में शुभता ही लेकर आएगा, वहां आपको ब्लेसिंग ही मिलेगी।
मून आपके इमोशंस को दिखाता है, आपकी इंट्यूशन पावर को दिखाता है। क्रिएटिविटी। और मून आपकी मदर का कारक है। अच्छा, सन में एक चीज रह गई, सन आपके फादर का कारक है। जब भी आप एस्ट्रोलॉजी में देखोगे सन से, तो आप क्या देखोगे, फादर को जब भी देखोगे तो सन देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सन जो है फादर का कारक है, मून जो है आपकी मदर का कारक है। इसीलिए तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस जो है मदर का है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, मून है। तो मून आपकी मदर का कारक है, आपके मन का कारक है। ठीक है। मून आपके इमोशंस को दिखाता है और सेंसिटिव आपको बनाता है मून। इसीलिए मून के कारण ही मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मून जहां बैठता है वहां की चीजें कभी स्टेबल नहीं रहती। क्योंकि भाई मून घटता बढ़ता रहता है ना, इसी तरह से आपके इमोशंस भी घटते बढ़ते रहते हैं। और इसी तरह से मून जिस हाउस में जाकर बैठ जाएगा वहां की चीजों में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी लाइफ में। वो स्टेबल नहीं होने देता चीजों को, तो ये उसका वीक पॉइंट है। ओवर पोजेसिव बना देता है, इसलिए सेवेंथ हाउस में जब मून बैठता है तो आपका पार्टनर जो है ओवर पोजेसिव हो जाता है। केयरिंग तो बहुत होगा, मदर की जैसे केयर करेगा, लेकिन ओवर पोजेसिव बना देता है, तो कई बार वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है। तो मून जितना सॉफ्ट दिखता है ना उतना है नहीं। मून सबसे, मुझे लगता है मून सबसे खतरनाक प्लेनेट है। किसी और को भी लगता है ऐसा, जो पुराने स्टूडेंट है उनको भी लगता है क्या ऐसा, जब मून के बारे में आप पढ़ते हो? मून आपके मन का कारक है। तो अगर मन स्टेबल नहीं होगा ना, तो आप क्या हर बात पर क्या बोलते हो, अभी मेरा मन नहीं है, अभी मेरा मन नहीं है, अभी खाना खाना अभी मन नहीं है, अभी कहीं जाना है आज तो मेरा मन ही नहीं है, आज मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है। तो क्या है, सारी चीजें किस पर चल रही है, मन पर चल रही है। अगर मन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करोगे लाइफ में। तो सबसे प्रॉब्लमेटिक जो प्लेनेट है ना वो मून ही है। बाकी सारी चीजें आप टैकल कर सकते हो, हर्डल्स भी सारी चीजें कर लोगे, गुस्सा गुस्सा सब चीजें, लेकिन क्या है, मन को आप कभी शांत नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा किससे बचना चाहिए, मन से। और मन को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। मूडी होते हैं, करेक्ट, मूडी, इसीलिए तो मन सबसे खतरनाक है। और आपको पता है मून वाले लोग जितने बाहर से शांत दिखते हैं ना, मून का नेचर कैसा है, बाहर से तो वो शांत दिखता है, लेकिन मून वाले लोगों के अंदर इतने इमोशंस होते हैं, वो ये सोचते हैं कि सामने वाला बिना बोले मेरी बात समझ ले। ठीक है। और वो सामने वाले, अब भाई जितना वो दूसरे को समझ सकता है, दूसरा उनको नहीं समझ सकता। इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी होती है कि मून जिनका भी स्ट्रांग होगा, जैसे लग्न में मून बैठा है, हाईएस्ट डिग्री पर मून है, तो ऐसे लोग बिना बोले दूसरे की बात समझ जाते हैं, चेहरा देखकर बता देंगे इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि दूसरा भी वही चीज करे, तो वो पॉसिबल नहीं है ना भैया, वो क्वालिटी आपके अंदर है, दूसरे वाले के अंदर नहीं है ना। तो इसीलिए जब एक पार्टनर मून वाला होता है ना, तो हम बोल देते हैं अरे वाह आपका पार्टनर मून वाला है, लेकिन उसको जो झेल रहा है ना उससे पूछो। मून वाले को जो झेल रहा है उससे पूछो कि उसको कैसा मजा आ रहा है लाइफ में। तो क्या है, इमोशंस जो है वो कभी कंट्रोल में नहीं रहते, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो मूड स्विंग्स कोई कब तक झेलेगा आपके। अच्छा, मून आपकी सुंदरता का कारक है। मून वाले लोग जो है वो आपको सुंदर देखने को मिलेंगे, अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनकी जो वाणी होगी वो बहुत अच्छी होगी। उनके नैन नक्श बहुत सुंदर होंगे। तो लगन में चंद्रमा क्या देता है, सुंदरता देता है। तो
तो इतनी सारी चीजें समझ में आई। अब मान लीजिए कोई मेल भी है, अगर मान लीजिए कर्क लग्न का चार्ट है तो मून वहां उसका लॉर्ड हो गया, या हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट मून हो गया, तो उसके अंदर आपको मून वाली क्वालिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट क्या होता है? आपका आत्मकार का होता है, ठीक है। तो वो क्वालिटी आपके अंदर सबसे ज्यादा मिलेगी। तो कैसे होंगे? केयरिंग होंगे, बट मूडी भी होंगे, ओवर पोजेसिव भी होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस, हाउसेस के बारे में तो सबको पता है ना, फर्स्ट से आप पढ़ते आ रहे हो कि कौन सा हाउस किस चीज का है। तो सेकंड हाउस वाणी का है, तो वो बोलते बहुत मीठा होंगे, ठीक है। उनकी आंखें सुंदर होंगी, नाक सुंदर होगी, ठीक है। मून वाले लोग अलग दिखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो ऐसे ही जिस जिस हाउस में मून जाता रहेगा वो वाली चीजें आपके अंदर वही क्वालिटी आती रहेंगी। इसीलिए मून जहां बैठता है वहां भी अच्छी चीजें करता है, जहां देखता है तो वहां और चीजें अच्छी करता है, क्योंकि मून की दृष्टि शुभ मानती है। मून जहां देख ले चीजों में शुभता लेकर आ जाता है, तो वो चीजें हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती हैं। बस। ठीक है, तो मुझे ये बताओ यहाँ मून वाले कौन कौन लोग हैं? कोई है यहाँ मून वाला? कोई भी नहीं है? मून फर्स्ट हाउस मेरा है मैम। आपका है, हाँ। और कर्क राशि भी उसी में। कर्क राशि। हम्म, ठीक है। मून को क्या कहा जाता है? गोल मटोल सुंदर आंखों वाला। तो कई बार आपको मून वाले लोग थोड़े गोल मटोल भी देखने को मिलते हैं। सेकंड हाउस मून, सेकंड हाउस मून आपका है पूजा मैम। हाँ, तो सेकंड हाउस मून आपकी वाणी अच्छी होगी। और यस, सेकंड हाउस आपके मून है, कैंसर हाँ, राशि। कैंसर राशि, हाँ, तो आपकी नाक बहुत सुंदर है, ठीक है। और फैमिली में जो है ना, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। अगर अगर वो, मैं ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा है तो, ठीक है, वो चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से प्रिडिक्शन कर रहे हैं बस, ठीक है। तो अगर सेकंड हाउस का मून अच्छी पोजीशन पर है तो आपकी जो फैमिली है उसमें इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन वहीं अगर मून किसी मैलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो इमोशनल लेवल पर ही आपकी फैमिली आपको टॉर्चर करती है, चीजें बदल जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं बिल्कुल। इसलिए मैंने बोला सबसे अच्छा प्लैनेट और सबसे खराब प्लैनेट दोनों मून ही है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में एक और चीज है कि मून जो है सबसे तेजी से चलने वाला प्लेनेट है। 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन कर लेता है, तो सबसे इसीलिए मूड जो है बहुत तेजी से बदलता है। या आपका मन जो है, कितनी सबसे तेज क्या चलता है? आपका मन चलता है। क्यों? क्योंकि मून उसका कारक है। 2.5 मेरे डेज बेटू का में। है मैम फर्स्ट हाउस में मून। किसका? बेटे का। हाँ। तो अब ऐसे लोगों का क्या होता है कि आज तो अच्छे खासे सोए, फ्रेश मूड के साथ, सुबह मुंह फुला हुआ है उनका। बात क्या हुई है? पूछते रहो, कुछ देर तो वो बताएंगे नहीं, कुछ देर बाद वो बताएंगे, या उनको लगेगा कि चलो कोई खुद ही आकर पूछ ले। तो हमें ये नहीं पता चलता कि आज मूड ठीक है, कल मुंह क्यों फूला हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा मूड किस राशि में गया है, या मूड कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। वो वाली चीजें हैं बस।
चलो, जैसे कि 10th हाउस में अगर मून बैठ जाए और उसके साथ वीनस बैठ जाए तो बहुत अच्छे सिंगर बनते हैं, क्योंकि मून और वीनस दोनों सुंदरता के भी कारक हैं, दोनों आपकी अच्छी वाणी के कारक हैं, दोनों क्रिएटिविटी के कारक हैं। वैसे तो आपस में दोनों की बनती नहीं है, लेकिन साथ में बैठ जाए तो आपको बहुत अच्छा सिंगर बना देते हैं। तो मून का कंजक्शन अलग अलग तरह से काम करता है, या अलग अलग जगह पर बैठकर अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, फिर आता है आपका मून सेवेंथ तीसरा हाउस में नंबर। लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड मिलता है ना मैम? हाँ, लेकिन ओवर पोजेसिव। हाँ वो है। यस। और पार्टनर सुंदर भी होता है। यस। सबको सही है। चाहिए होता है ना 7th हाउस में मून, हमारा पार्टनर बहुत सुंदर होगा, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ क्या है ना, उसके मूड का नहीं पता चलता है, और वो बहुत केयरिंग होने के साथ ओवर पोजेसिव हो जाता है अपने पार्टनर के लिए। यस मैम सही है। कभी कभी वो पॉजिटिवनेस भी अच्छा लगता है मैम। हाँ, ठीक है कि हमारी इतनी केयर कर रहे हैं ना। हाँ। मैम कहा, क्या कहा आपने? मैं मिस कर गई। सेवेंथ हाउस में मून, ओवर ओवर पोजेसिव पजेसिव, पार्टनर। उसके बाद? पार्टनर और अच्छा। केयरिंग, मदर की तरह केयर करने वाला। अच्छा। तो मदर कैसी होती है? ओवर पोजेसिव ही होती है ना मदर। मदर का अच्छा नेचर तो ऐसा ही होता है। ओके, जैसे मेरे फर्स्ट हाउस में और हस्बैंड के सेवेंथ हाउस में मून है, तो इसीलिए शायद वो बैलेंस, तालमेल हो रहा है फिर। बैलेंस कर रहे हो एक दूसरे को, हाँ। अच्छा। आप बोल रहे हो भले ही हमारी बात नहीं होती, लेकिन इमोशनल लेवल पर एक दूसरे को समझते हो आप। हाँ हाँ, ये तो सही है। मैम एक बात, जैसे मून आपने कहा सेकंड हाउस में फैमिली बॉन्डिंग देता है, अगर वो हाँ, कोई मेलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में ना हो तो सेकंड हाउस जैसे पेरेंट, जहाँ पे बर्थ हुआ वो फैमिली, और वो फोर्थ फैमिली है, हाउस हाँ। वो इन लॉस फैमिली, राइट? नहीं 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 नहीं, 4th हाउस आपका खुद का घर है और आपकी मदर है। हाँ मदर है, वो तो है। इन ओके, लॉज फोर्थ 8th हाउस हाउस। हुआ ना मैम, 8th हाउस इन लॉज हुआ। हाँ। ओके ओके, तो सेकंड हाउस में मून अगर ओके ठीक है, इसका मतलब और है आप दूसरा आपका समझ में आए। क्वेश्चन है बाद में हाँ। नहीं नहीं, हाँ। बाद में पूछूंगी, क्योंकि सेकंड हाउस में जो मून है, मेरे पास एक चार्ट था, सेकंड हाउस में मून है और वो भी उच्च है, और काल पुरुष की ही कुंडली, मून उच्च है, फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन टॉर्चर ससुराल की लाइफ से उनको पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब इसलिए मैं देख रही कि चार्ट अच्छा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हुई कि वो इन लॉस का हाउस है या फोर्थ है, इसलिए। हाँ, फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन टॉर्चर जैसे इन लॉस की लाइफ फैमिली से अब है। एक एक चीज समझो मैम, सेकंड हाउस से काउंट करो, सेकंड, थर्ड, एट्थ हाउस फोर्थ, चेक करो ना फिफ्थ, मैम, कौन सा सेवन, राशि है एट्थ एट। हाउस में? वो भी तो चेक करो। और दूसरा क्या है, सेकंड हाउस से 7th कौन सा हाउस पड़ता है? 8th हाउस। सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, ठीक है, लॉजिक लगाना, सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, 8th हाउस आपके इन लॉज है। अगर हम्म। दोनों में प्लैनेट सही बैठे नहीं होंगे तो टॉर्चर ही होगा। बैलेंस करना क्या है, 7th हाउस बैलेंस का है और 7th हाउस ही मारक होता है। तो आपकी फैमिली और इन लॉज की फैमिली में बहुत रेयरली बैलेंस बनता है। हाँ, एट्थ में शनि है, तो बस तो इसलिए। फिर, हम्म, तो क्या हो गया, वो ठीक। वहां पर क्या हो गया? भाई वो उस पर दृष्टि डाल रहा है, वो उस पर दृष्टि डाल रहा है, तो विष दोष बना रहा है ना वो जहर। सेकंड हाउस अच्छा हो रहा है, लेकिन 8th हाउस वहां पर खराब हो रहा है। तो बहुत ओके। रेयरली एक दूसरे 7th बैलेंस बहुत मुश्किल से बनता है किसी भी हाउस का। तो ओके। स्टार्टिंग में जब आप बैलेंस पढ़ते हो ना, 7th 7th, तो यही है, फर्स्ट हाउस और 7th हाउस बैलेंस दिखाते हैं, तो इसी तरह हर हाउस से उसका 7th हाउस उसका बैलेंस दिखाता है। तो आप ये देखो कि सेकंड हाउस आपकी फैमिली हो गया, 8th हाउस इन लॉज हो गया, कभी बैलेंस बनता है? बहुत रेयरली बैलेंस बनता है। हाँ। ओके। ठीक समझ। है, चलो। अब जो है तीसरे नंबर पर प्लेनेट जो आता है वो है जुपिटर। ये प्लेनेट के जो नंबर है ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेनेट का कोई नंबर नहीं होता। वो न्यूमरोलॉजी में होता है नंबर। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर का खेल नहीं है, कोई भी प्लेनेट कहीं भी जाकर बैठ सकता है, वो उसकी मर्जी है। और एक चीज याद रखना, जिस हाउस में जो है कोई प्लेनेट अगर अपनी राशि में बैठा है तो उस घर को उतना खराब नहीं करता है। भाई कोई भी अपने घर को खराब नहीं करता है।
सपोज जब मैंने राशियां पढ़ा रही थी, तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट जो मेष राशि है उसका लॉर्ड जो मंगल है, सपोज मार्स जो है अपनी राशि में, मेष राशि में कहीं जाकर बैठ जाए। जैसे सेवंथ हाउस में हम पढ़ते हैं, सेवंथ हाउस जो है आपके पार्टनर का है, वहां पर क्रूर राशियां अच्छी नहीं है। भाई मंगल सूर्य अगर वहां बैठेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन वहां पर मेष राशि अगर आ रही है, उसके साथ मंगल वहां जाकर बैठ जाता है, तो उतना घर को खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने घर में जाकर बैठा है। लेकिन अगर कोई एनिमी प्लेनेट वहां आ जाए तो उस घर को क्या कर देगा, फिर तो तबाह कर देगा। कोई दूसरे के घर में आकर बैठ जाए तो वो झेल नहीं पाते हैं। अब मान लो आपके घर में आपका कोई एनिमी आ जाए, तो आपका गुस्सा उस पर तो उतरेगा ही उतरेगा, अपने घर के फैमिली मेंबर्स पर भी उतरेगा ना। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब कोई एनिमी प्लेनेट साथ में आकर बैठ जाए, तो वो चीजें और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। तो तीसरे नंबर का जो प्लेनेट पड़ रहा है वो है जुपिटर। और जुपिटर जो है हमारी किन किन चीजों को दिखाता है। जुपिटर हमारे शुभ प्लेनेट में आता है और मेल प्लेनेट है। क्या है? शुभ प्लेनेट है और मेल प्लेनेट है। और जुपिटर जो है वो हैवी प्लेनेट है। जुपिटर क्या होता है? सबसे हैवी प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर है। और आपके भाग्य के जो देव, भाग्य का जो प्लेनेट है वो जुपिटर है। कर्म और भाग्य होते हैं ना, कर्म और भाग्य के सहारे ही तो जीवन चल रहा है। तो उसमें कर्मा तो शनि हो गया, भाग्य क्या हो गया? गुरु, जुपिटर। ठीक है, आपकी नॉलेज का कारक, स्पिरिचुअलिटी का कारक, धर्म का कारक, और चीजों में बढ़ोतरी का कारक। किसी भी चीज को अगर बढ़ाना है तो वहां जुपिटर की जरूरत हमें पड़ती है। हैवी प्लेनेट है ना, तो क्या है, चीजों में बढ़ोतरी कर देता है। तो इसलिए भाग्य को बढ़ाना है तो किसकी पूजा करते हो आप? विष्णु जी की। मैम आज गुरु मार्गी हुए हैं क्या, आज या कल? ऐसा मैंने सुना 11 था, तारीख, सिर्फ टाइटल वीडियो नहीं 11 से। देखे। आज तो 12 है शायद, हाँ। कल। मार्गी हो गए जेमिनी में, वक्री चल रहे थे ना। अच्छा। तो मार्गी होने से बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। मेरा जेमिनाई में ही गुरु है, लेकिन वक्री नहीं थे। मतलब मेरे चार्ट में वक्री नहीं है, लेकिन वो नेचुरली शायद वक्री थे, तो अभी मार्गी नेचुरल, हो गए। हाँ वो ट्रांजिट, हाँ गोचर में वक्री थे ना वो। तो वो मार्गी हो गए हैं, तो सबकी लाइफ में अलग अलग इफेक्ट आएगा। ठीक है। जुपिटर, अच्छा एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर से हम पति को देखते हैं। हमारे पति के जो कारक हैं वो जुपिटर है। बच्चों के जो कारक है, मेल चाइल्ड का जो कारक है वो जुपिटर है। वैसे ओवरऑल बच्चों का कारक जो है वो जुपिटर है। अगर किसी को भी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका जुपिटर कहीं ना कहीं खराब होगा। मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जुपिटर खराब होगा। ठीक है। तो शुभ ग्रह है, पुरुष ग्रह है, आपकी नॉलेज का कारक है। स्टडी और नॉलेज में अंतर होता है, ठीक है। आपके ज्ञान का कारक जुपिटर है, स्टडी का कारक मर्क्यूरी है। वो मर्क्यूरी पढ़ोगे तब बताऊंगी। तो आप पढ़ाई में अच्छे हो सकते हो, वो एक अलग बात है। आपको ज्ञान है, वो एक अलग बात है। किसी भी चीज की नॉलेज होना, परफेक्ट नॉलेज होना, वो जुपिटर के अंदर आता है। वैसे भी अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई हैं प्लैनेट्स की, कौन से वर्ण के हैं, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आगे पढ़ोगे आप।
सात्विक ग्रह है ना जुपिटर, तो सात्विकता को दिखाता है। तो जैसे भी हम चार्ट देखते हैं तो हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर है या सेकंड हाउस में जुपिटर, सेकंड हाउस आपके फूड का भी है ना, तो अगर सेकंड हाउस में जुपिटर है तो आपको कभी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है तो आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शुभ शुभ ग्रह है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जुपिटर की दृष्टि जहां पड़ जाती है वो क्या कर देता है कि भाग्य में वृद्धि कर देता है। खराब से खराब चीजों पर भी अगर मान लीजिए, जैसे भाई सेवेंथ हाउस जो है बहुत मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि कहीं सर आ गई तो वो आपके मैरिज को टूटने नहीं देगा, वो मैरिज को बचा लेगा या रिलेशनशिप को बचा लेगा। तो ऐसे काम करता है जुपिटर। खराब से खराब चीजों में भी शुभता लाने का काम कौन करता है? जुपिटर। लेकिन एक और चीज है, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो जुपिटर आपकी लाइफ में चीजों को सबसे ज्यादा खराब भी कर सकता है। क्योंकि वो हैवी, अच्छा एक चीज और है, जुपिटर जहां बैठ जाता है क्योंकि हैवी प्लेनेट है, तो वहां की चीजों को वो दबा देता है, वहां की चीजों में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि आप इतना समझो कि सब बोलते हैं कि शुभ ग्रह है अच्छी चीजें देता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई अच्छा ग्रह है, जहां बैठेगा चीजें अच्छी करेगा। अच्छी तो करेगा लेकिन एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगवाएगा, क्योंकि वो भारी प्लेनेट है तो वहां की चीजों को दबा देगा। वो जहां देखेगा वो अच्छी चीजें कर देगा, लेकिन जहां बैठेगा वहां की चीजों को दबा देगा। तो वहां पर क्या होगा, फिर आपको एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है। मैम तो फिर एट्थ हाउस में जुपिटर जाकर बैठे तो इन लॉज को दबा देगा, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ हाँ, तो इसीलिए एट्थ हाउस का जुपिटर क्या करता है, अच्छे अच्छे इन लॉज देता है आपको। अच्छा, ओके। ठीक है, एट्थ हाउस का जुपिटर जो है अगर ऑकल्ट में हो तो वो तो ब्लेसिंग हो जाती है आप लोगों के लिए। हम्म। मैम मैंने एक चार्ट देखा था, अभी याद नहीं है। ये अष्टम हाउस में गुरु वर्गोत्तम था, मैं सोची ये अच्छा है या नहीं है, पता नहीं। अकल्ट के लिए हाँ, तो अच्छा होगा, लेकिन बाकी बहुत चीजों अच्छा में है। जैसे आपने कहा कि वो। बाकी चीजों के लिए भी अच्छा हाँ। है मैम। भाई अच्छा है। अष्टम भाव जो है वो आपके दुख पीड़ा, तो दुख और पीड़ा को भी तो दबा रहा है ना वहां पर वो। अब उसको आप कैसे भी ले लो, अगर ऐसा समझो कि वो शुभ ग्रह है तो दुख और पीड़ा नहीं आने देगा, आपकी आयु में बढ़ोतरी कर देगा। और अगर हैवी प्लेनेट के नजरिए से देखो तो भी वो दुख पीड़ा को दबा देगा, कष्ट को दबा देगा। और इन लॉज अगर ट्राई भी करेंगे परेशान करने की तो वो नहीं कर पाएंगे। जैसे मैम ने बोला कि उनको दबा देगा, कि हाँ ठीक है दबा देगा। बिल्कुल सही बोला मैम, बहुत ट्रू है। तो ठीक है, इसलिए तो मुझे एट्थ हाउस ना का कोई गुरु अच्छा है। जो भी हर्डल्स आते हैं ना, मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती मैम कभी भी। एट्थ हाउस स्ट्रांग होना इसलिए भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो आपकी मानसिक दुख और पीड़ा को दिखाता है। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो ना, आपको फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। सारा खेल क्या है, आपके मेंटल प्रेशर्स का है ना। तो अगर कोई चीज आपको फील ज्यादा हो रही है, वो है कम फील ज्यादा हो रही है, तो आप उसको बहुत बड़ा लेकर चलते हो। लेकिन अगर एट्थ हाउस जैसे अगर स्ट्रांग है तो पॉजिटिव ये हो जाता है कि भाई आप अपनी लाइफ की दुख और पीड़ा को उतना उस तरह से नहीं लेते हो ना कि हाँ ये हमें बहुत परेशान कर रहा है, आप आराम से उसको इजीली निकाल कर ले जाते हो। हम्म। तो लोग बोलते हैं एट्थ हाउस को स्ट्रांग मत करो, हाँ ठीक है स्ट्रांग मत करो, लेकिन उसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑकल्ट वालों के लिए ब्लेसिंग है, और बाकी लाइफ के लिए भी एट्थ हाउस का जुपिटर ब्लेसिंग ही होता है। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम अगर सेवेंथ हाउस में जुपिटर बैठ जाए अपनी ही राशि में, तो वो मैरिज को फिर तो वो भारीपन दे देगा ना मैम। भारीपन दे देगा, हाँ। एक सेकेंड, प्रॉब्लम वो तो है। अपनी ही राशि में बैठा है, हाँ। तो मैम देखो अपनी राशि में बैठा है तो हाँ ठीक है वो भारीपन तो देगा, लेकिन मैरिज को टूटने भी नहीं देगा। ओके, लेकिन मैरिज में प्रॉब्लम्स भी देगा। हाँ, प्रॉब्लम्स भी देगा। यस मैम। और बस मैम उतना अगर खुद प्रॉब्लम की नहीं राशि, करेगा अपनी राशि में है तो। खुद अगर ओके। खुद की राशि में नहीं है तो फिर। तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट आपकी मैरिज टूटने, देखो मैंने क्या बोला, जुपिटर जो है आपके भाग्य के देवता है, लेकिन आपकी लाइफ में बुरी से बुरी सिचुएशन लाने वाले भी जुपिटर ही हैं। क्यों? अब उसका एक
एग्जाम्पल आपने पूछा कि अगर वो अपनी राशि में नहीं है तो अब क्या होगा? आप समझ रहे हो? ना तो मैरिज टूटेगी और ना चलेगी, ना आप उसको झेल पाओगे ना तोड़ पाओगे। मैम वो उस दिन के कंसल्टेशन की तरह। यस। ना तो आप झेल पाओगे उस पार्टनर को, ना आप उसे तोड़ पाओगे, वो टूटने भी नहीं देगा और वो झेलने भी नहीं देगा। ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं आपकी लाइफ के दो ही प्लेनेट डिसीजन लेते हैं, जुपिटर और सैटर्न, भाग्य और कर्मा। ठीक है। बाकी प्लेनेट अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखने में जाओगे तो जुपिटर आपके भाग्य की देव है, आपकी लाइफ में फॉर्चून प्रॉस्पेरिटी सब जुपिटर लेकर आते हैं। लेकिन शनि क्योंकि कर्मा के कारक है, तो पता है क्या होता है, जब भी आप कोई कर्मा करते हो, जो भी चीजें आप करते हो, तो वो क्या होता है, शनि। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई शनिदेव विष्णु जी के पास गए, देखो भाई इसने ऐसा ऐसा करा है, इसका क्या करना है, तो विष्णु जी क्या कहते हैं, ठीक है भाई, अगर इसने ऐसा कर्मा करा है तो इसकी जिंदगी तहस नहस कर देते हैं और मिलकर कर देते हैं। वो मिलकर ही काम करते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो आपके भाग्य का है ना, वो आपके पास्ट कर्मा को भी दिखाता है। तो वो दोनों मिलकर ही आपकी जिंदगी को खराब करते हैं। आप ये सोचते हो ना कि ठीक है ना, विष्णु जी है तो बचा लेंगे, नहीं नहीं, अगर आप सही कर्मा नहीं करोगे तो विष्णु जी आपको तबाह भी कर देंगे। तो कर्मा, मैंने अभी जब हाउसेस पढ़ा रही थी तो मैंने क्या बताया था कि जो भी आपके एट्थ हाउस तक के जो प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग प्लैनेट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में चार प्लैनेट आते हैं जो आपके भाग्य मोक्ष को दिखाते हैं, या आपके लाभ और लालच और मोक्ष को दिखाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जुपिटर है और शनि है। तो क्या हो गया, कर्मा और भाग्य एक साथ कंबाइंड है। जैसा कर्मा करोगे भाग्य भी वैसा ही होगा। तो पास्ट लाइफ के कर्मा बोलते हैं ना, इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया, पास्ट लाइफ में कुछ तो किया होगा, तो लोग बोलते हैं पिछले जन्म में किया था ना, इस जन्म में हमें क्यों मिल रहा है? तो साथ साथ चल रहे हैं ना आपके कर्मा, जुपिटर आपको छोड़ेगा थोड़ी, भगवान को इतना मान रहे हो वो छोड़ देंगे क्या आपको? तो ऐसे ही प्लैनेट्स अपना काम करते हैं, तो कोई भी प्लैनेट पूरी तरह अच्छा नहीं है और कोई भी प्लैनेट पूरी तरह खराब भी नहीं है। ठीक है। तो जहां जुपिटर अच्छी चीजें करता है, मैरिज करता है, बच्चे करता है, वही जुपिटर ना मैरिज होने देता है और ना ही बच्चे होने देता है। वही जुपिटर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, और ऐसी ऐसी मैरिजेस दे देता है जहां से लोग निकल भी नहीं पाते और उसको झेल भी नहीं पाते। कम से कम सैटर्न बैठ जाए या कोई और मैलेफिक मार्स बैठ जाए तो कम से कम ये तो चांसेस होते हैं कि चलो टूट जाएगी, किस्सा छूट जाएगा। ठीक है। तो ऐसे प्लैनेट्स अपना काम करते हैं। मैम जुपिटर सिक्स हाउस में अच्छा है कि बुरा है मैम, कर्क राशि के साथ? अब देखो, कर्क राशि के साथ जुपिटर अच्छा है लेकिन हेल्थ इशू भी देगा। अच्छा, उच्च का है मैम वहां पर? हाँ, तो कर्क में उच्च का है, तो अब आपको हेल्थ इशू भी सब, क्योंकि सिक्स हाउस जो है, अगर सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट उच्च का हो जाता है जाकर, तो आपको बीमारियां भी ज्यादा देगा। मतलब ठीक उसकी है। दशा में, उसकी दशा में। दशा में। और ये भी कह सकते हैं कि जुपिटर वहां बैठा है ना, तो जुपिटर वहां बैठा है तो हाँ, आपके एनिमीज जो है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। एनिमीज बनेंगे तो बहुत, लेकिन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। हम्म, शादी के क्योंकि लिए तो। सिक्स हाउस जो है शत्रु का भी है ना। हम्म, तो सिक्स हाउस शत्रु का है, तो वहां पर अगर मून बैठ गया है, वहां पर कोई भी शुभ प्लेनेट या सॉफ्ट प्लेनेट बैठ गया है, तो आपकी लाइफ में शत्रु आएंगे, वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन जुपिटर अगर वहां बैठ गया तो उन चीजों को दबा देगा। और जैसे आपने हेल्थ इशू के लिए पूछा है, उच्च का हो गया ना मैम, तो हेल्थ इशू ज्यादा देगा। बट कहीं ना कहीं क्योंकि वो ब्लेसिंग करेगा, तो आप उन हेल्थ इशू से निकल जाओगे, लेकिन खत्म नहीं कर पाओगे। हेल्थ इश्यूज इन द सेंस किस टाइप के मैम? मैम देखो, वैसे तो हेल्थ इशू ओवरऑल डिपेंड करता है आपके पूरे चार्ट पर, लेकिन अगर मून और जुपिटर की बात करो, हेल्थ इशू कौन कौन से दे सकता है, तो चंद्रमा पानी का कारक है। कोल्ड कफ, एलर्जीज। एस्थमा। कोल्ड का। लेकिन एस्थमा। जुपिटर साथ में है ना। हाँ, अस्थमा की प्रॉब्लम दे सकता है। गजकेशरी लीवर की योग है प्रॉब्लम, वैसे कर्क लीवर की राशि में। प्रॉब्लम दे सकता है। हम्म, हम्म। वैसे जुपिटर, जुपिटर हाँ, गजकेसरी योग भी बनाता है ना मैम गजकेसरी जुपिटर विद योग मून। बना। हाँ, गज केसरी योग बनाता है, लेकिन है तो सिक्स्थ हाउस ना। हाँ। ठीक है। तो मैं क्या बोलती हूँ, 6 8 12 में कोई भी प्लेनेट उच्च का है तो वो उच्च के ही रिजल्ट देगा, बाकी चीजों में बढ़ोतरी करेगा ना वो। तो हम्म, शत्रु भी बढ़ाएगा, बीमारी भी बढ़ाएगा।
तो लेकिन हेल्थ आप उन बीमारियों से कॉन्शियस निकल भी रहा तो जाओगे। okay। नहीं मैम, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर वो अपना हेल्थ का ख्याल रखे तो तो अच्छी रेमेडी बात है। करते रहे तो। डेली रूटीन का है तो डेली रूटीन का अपना जो शेड्यूल है वो अच्छा करके चलो, आपको हाँ बीमारी ही नहीं वो होगी। वही मैं बोल रही हूँ मैम, यस। ठीक है। और सेवा डेली का है रूटीन ना। का डाइट। हम्म। हाँ, सेवा का है ना, तो क्या है, जुपिटर आपका धर्म स्थान है, तो मंदिर में या कहीं पर सर्व सेवा देना शुरू कर दो। हम्म। मैम मेरा 6th हाउस में जुपिटर है। आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है मैम? टैचूर अभी तक तो नहीं है मैम। वो बचा के चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जुपिटर है वहां। तो वो बढ़ा आपका उच्च का नहीं है ना मैम, नॉर्मल बैठा है ना, किस राशि के साथ बैठा है? राशि तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है मैम। नंबर लिखा नंबर होगा होगा, मैम, कुछ नंबर लिखा कुछ होगा। नंबर होगा, नंबर बताओ। 13 लिखा है मैम। नहीं नहीं, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, राशि नंबर देखो नहीं। मैम। है मैम, नंबर है। 13 नहीं है, 13 डिग्री पर है, वो राशि होगी, वहां कोई 13। नंबर होगा। फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस में क्या नंबर लिखा है, बस इतना बता दो मुझे। मैम नंबर लिखा ही नहीं है, मैंने ये एस्ट्रोचेक से डाउनलोड किया है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ऐसा। ऐसा क्यों हुआ? नहीं नहीं, नंबर तो होगा मैम, क्योंकि राशि, बिना राशि के तो ऐसा हो नहीं सकता ना, आप शायद उसको देख नहीं श... पा रहे हो। हम्म। हर ब्लॉक्स में एक नंबर होगा, 1 to 12 के बीच के नंबर होंगे, 1 2 या फिर हाँ, 9 10 कुछ नंबर होगा पक्का। 4 5। तो ऐसा फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है? मून कहाँ पर बैठा है चेक कीजिए मैम, मून उनका राशि पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। हम्म। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में राशि दिया ही नहीं है। राशि तो 12 होते हैं मुझे भी मालूम, बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। नहीं, एस्ट्रो आपका से मून राशि निकालो कौन मैम। सा, मून राशि कौन सा है आपका? या मून तो मेरा बहुत सिर्फ छोटे लिखे होंगे। हम्म। नहीं है ही नहीं मैम। नहीं है मैम, एस्ट्रो सेज में बनाओ अपनी कुंडली, वहां पर डिटेल डालो, चार्ट आ जाएगा निकल के। मैम इस पर से एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे आपने कहा 6 8 12 में कोई भी प्लेनेट ना हो तो अच्छा है। कोई भी एक रैंडमली अगर चार्ट है जिसमें 6 8 12 कहीं पर भी है, जैसे कोई भी चार्ट है जैसे 2 से शुरू हो रहा है या 4 से शुरू हो रहा है, 6 8 12 में अगर कोई प्लेनेट है ही नहीं, तो वो कुंडली कैसी कहलाएगी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 6 8 12 में कोई भी प्लेनेट ना हो, अच्छा है। देखो, 6 8 12 में प्लेनेट उच्च का नहीं होना चाहिए। ओके। उच्च और नीच जब आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी में, तो कोई भी प्लेनेट जहां पर उच्च का होता है तो वहां की चीजों में वो बढ़ोतरी कर देता है। तो अब सिक्स था भाई, है तो 6 6 8 12, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक तो है ही ना। तो क्या करता है, वो चीजों में बढ़ोतरी कर देता है, वहां की प्रॉब्लम को भी बढ़ा देगा ना वो। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में अगर उच्च का रहा तो फिर वो आदमी ज्यादा सोचते रहेगा या मोटा हो जाएगा? जैसे जुपिटर अगर अगर फर्स्ट हाउस जुपिटर, में। हाँ, तो थोड़ा हेल्दी बॉडी देता है ना जुपिटर। अच्छा। और जुपिटर मून के साथ बैठकर भी आपको हैवी वेट बना देता है, अच्छा। आपको मोटा बना देता है। ओके। तो मैम क्योंकि ना फिर मैम जुपिटर मेरे बेटे का 6th हाउस में है, कर्क राशि के साथ है। बचपन में उसको हेल्थ इश्यूज बहुत होते थे, मतलब कोल्ड कफ कभी जाता ही नहीं था। जाता नहीं था। हाँ तो कब से, जब से वो एक्सरसाइज स्टार्ट किया ना, तब से वो खत्म हो गई है। हाँ, तो आप देखो, डेली रूटीन का है ना, तो जितना आप डेली रूटीन में अच्छे रहोगे ना, लेन उतना आपको रहोगे। हेल्थ इश्यू नहीं होगा। हम्म। और ये सबके लिए है, वहां कोई भी प्लेनेट बैठ जाए, किसी भी राशि के साथ बैठ जाए, ये सबके लिए है। अगर आपको बीमारियों से बचना है, सबसे परफेक्ट रेमेडी ये है कि आपका डेली रूटीन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो डेली रूटीन का है। हम्म। ठीक है, तो रेमेडी उसके अंदर ही होती है, चार्ट के अंदर ही होती है, बस हम उसको इग्नोर करते हैं और कुछ नहीं है। तो जुपिटर की सारी चीजें समझ में आई। तो वैसे ही 9th हाउस में जुपिटर अपने ही राशि में बैठा है तो हम बोल सकते हैं कि पिता गुरु के समान होंगे उसके।
हाँ हाँ, क्योंकि जुपिटर जो है गुरु का कारक है, तो पिता जो हम्म। है गुरु के समान होंगे। और नाइन्थ हाउस का जुपिटर बहुत अच्छा होता है, नाइन्थ, क्योंकि वो अपने धर्म स्थान पे बैठता है। तो अब भगवान जी जो है आपसे डायरेक्ट संपर्क करते रहते हैं बीच बीच में। नाइन्थ हाउस में 12th राशि के साथ बैठा है मैम, मतलब अपनी। तो इसमें एक चीज और है, क्योंकि भाई वो अपनी 12 नंबर की, तो इंट्यूशन पावर अच्छी देता है। हम्म। ओके। इंट्यूशन पावर भी अच्छी देगा। और अपनी राशि के 12 नंबर की राशि है, तो मोक्ष की राशि है। हम्म। तो आपको सारी चीजें छोड़कर मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं ये है करना कि हाँ, चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। मोक्ष की तरफ मत जाओ, बस किसी चीज का लालच मत करो। हम्म। ठीक है, मैम नाइन्थ हाउस ऐसा का भी जुपिटर कुछ और है क्या प्लूटो मैम, में मैच। अपने बच्चे की चार्ट माँ मम्मी के चार्ट से सिमिलरिटीज होती है कहीं ना कोई, कुछ प्लैनेट्स कंजंक्शंस वगैरह? हो जाते हैं, अगर वो कार्मिक रिलेशन है तो मैच कर जाता है। हाँ, तो मुझे मेरे बेटे के साथ बहुत मैच करता है मेरा मैम, मैच करता है ऑलमोस्ट। आपका चार्ट। तो उसमें क्या है, अगर आपका कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन होगा ना, तो आप दोनों का चार्ट थोड़ा सिमिलर होगा। ओके, ठीक है मैम। और बेटी ऐसा का भी भी होता है। कुछ कुछ हो जाता है मैं, क्योंकि 7th हाउस में मेरा भी मून है, उसका भी मून है। हाँ हाँ। ऐसे तो मकर राशि भी है उसकी, तो वो कहीं ना कहीं मैच हो जाता है मैम, वो भी। और आप 6th हाउस तीनों में के उसका चार्ट बहुत सिमिलर हैं, आप तीनों के है ना चार्ट मैम। बहुत सिमिलर यस, हैं, हाँ। यस, सिमिलर दिखते हैं मुझे, मुझे वही पूछना था, बहुत दिनों से पूछना था एक क्वेश्चन, तो वो कि ऐसे कोई कार्मिक हो अगर सकता है रिलेशन है, क्या? हाँ हो सकता है, अगर वो कार्मिक रिलेशन है तो वो सिमिलर हो जाते हैं चार्ट। अच्छा मैम, फिर ये तो मेरे साथ भी है शायद, मुझे लगता हाँ है ना? हाँ। जैसे आपका और मेरा भी आपकी बेटी का चार्ट बड़ी वाली का केतु राहु और मैच होता मेरा है। सही में है। और छोटी हाँ, वाली का तो बर्थ डेट, नक्षत्र और राशि तीनों एक, मेरी और उसकी तीनों एक, मैच। हाँ, मैच करते हैं। एक ही है। ठीक है, अच्छा हम अब चौथे नंबर का जो प्लेनेट है वो है राहु। राहु किन किन चीजों का कारक है? राहु आपको डिसिप्लिन देता है, हार्ड वर्क देता है। राहु से तो सबको डर लगता है, लेकिन राहु के अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। बस वो पॉजिटिव होने नहीं देता है किसी को। शार्प माइंड जो देता है वो राहु देता है। प्रैक्टिकल नेचर, राहु वाले लोगों के साथ ना आप बहस में जीत नहीं सकते हो। वो आपको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे उदाहरण दे देंगे ना, लास्ट में आप बोलोगे आप ही सही हो, हम गलत हैं। यस मैम, बहुत आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं वो। बहुत हाँ लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत टेक्निकल होते हैं। हाँ, इसीलिए तो। और एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो आपकी बात पर ऐसे अड़ जाते हैं कि आप उनका झूठ भी सच ही मान लोगे लास्ट में। चीज को एंड साबित कर राहु देते वालों हैं। के लाइफ में सारी चीजें सडन होती हैं, अचानक से कुछ भी हो जाता है। अचानक, हाँ। राहु क्योंकि आपके सडन इवेंट्स को दिखाता है। ठीक है। राहु क्योंकि एयर साइन है तो फैलाव करता है चीजों में। राहु वाली चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो जब कोरोना आया था तो आपने न्यूमरोलॉजिकली ईयर देखा था, राहु का ईयर था। तो वायरस वाली जितनी चीजें हैं वो सब राहु के अंडर में आती हैं। सब वायरस फैलता है ना, तो वो राहु के अंडर में है। तो इसीलिए बहुत एंड जल्दी सारे किसी लोग को नेम सोशल फेम मिल मीडिया रहा से है। कनेक्ट हो गए। हाँ, तो सोशल मीडिया क्या है? राहु है। तो जिनका राहु अच्छा होता है इसीलिए वो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, बहुत नेम फेम है उनके पास। एंड लेकिन ड्यूरिंग द कहीं ना कहीं, कोविड सारे लोग सोशल मीडिया अपडेटेड एंड सब हाँ हाँ, मीडिया। लेकिन पता है एक माइनस पॉइंट क्या है? सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में पॉजिटिव दिखती हैं, बहुत टाइम तक आपको पॉजिटिव दिखती हैं, लेकिन जहां पर भी, क्योंकि देखो महादशा के साथ अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चलती रहती है। तो आप इस टाइम पर भी अगर आप नोटिस करोगे तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं, तो
कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं उनकी लाइफ में, या कुछ ना कुछ ऐसा डाउनफॉल आता रहता है बीच में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी प्लेनेट उनका एनिमी आता रहेगा ना बीच बीच में, वो उनको ब्रेक लगाता रहेगा। तो आप देखो कि जितने भी आप शुरू से एंडिंग तक जितने भी देखोगे सोशल मीडिया पर, जो अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं आकर एक फेज ऐसा आ रहा है उनकी लाइफ में जो उनको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, किसी ना किसी चीज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मनी को बर्डन वो लेकर, किसी भी डीपीएल चीज हो को। जाता है। हाँ। तो अब आजकल तो बहुत सारे केसेस सुनने को आ रहे हैं, कितने कितने सारे केसेस आप सुन रहे हो कि अच्छा ये इतना फेमस था इसके साथ ऐसा हुआ, ये इतना फेमस था इसके साथ ऐसा हुआ। तो एक वीक पॉइंट वो भी है राहु का। तो जितनी ऊपर उठाता है ना, वो उतनी जल्दी नीचे गिराता भी है। ईगो, ईगो नहीं आनी चाहिए। और वो कहीं ना कहीं राहु जो है भ्रम जो पैदा कर देता है चीजों का, बस उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और राहु की और क्या चीजें हैं? राहु के पास ना सर है। ठीक है। राहु और केतु दो है ना, तो सर है, धड़ नहीं है। तो राहु वाले लोग केवल दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। ठीक है। इसी रिलेशनशिप में जब आप देखोगे राहु वाले लोग, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं। अटैच तो हो जाते हैं बट बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं। और ऐसा लगेगा कि बहुत सालों का रिलेशन भी कुछ टाइम के बाद खत्म करने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ था ही नहीं। केतु उसके अपोजिट होता है। केतु वाले लोग रिलेशनशिप में आते हैं या किसी भी उसमें आते हैं तो वो उनको छोड़ नहीं पाते, वो उनको भूल नहीं पाते। बट राहु वाले लोग, आपको लगेगा ही नहीं कि वो उस रिलेशन में थे। वो बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं उन सब चीजों से, क्योंकि वो केवल दिमाग से सोचते हैं, दिल उनके पास होता ही नहीं है। जितना आपका आईटी सेक्टर है, जितना भी सोशल मीडिया है, वो सारा राहु के अंडर में आता है। तो राहु का अच्छा होना, बहुत अच्छा होना एक अलग बात। अच्छा कर नहीं पाते बस। राहु क्या है? राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो, जिसकी रेमेडी जैसे बोलते हैं ना, अच्छा राहु की महादशा है या राहु खराब है, तो जब तक आप रेमेडी कर रहे हो वो तब तक ही ठीक है। जहां आपने रेमेडी छोड़ी, वो फिर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। असुर है ना, असुर प्रवृत्ति है ना। तो ये सारी चीजें। लेकिन राहु वाले लोग बहुत परफेक्शन के साथ काम करते हैं, बहुत डिसिप्लिन, अगर राहु अच्छा है तो बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, और काम करने में मास्टर होते हैं। आप उनके काम का तोड़ नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। यस मैम, एग्री। तो पॉजिटिव होना चाहिए। यस ये मैम। इनका भी थर्ड हाउस में है तो बहुत परफेक्शन से काम थर्ड करते हाउस हैं। का राहु बहुत अच्छा होता है। हम्म। थर्ड हाउस क्योंकि सोशल मीडिया है। और थर्ड हाउस का राहु बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है, क्योंकि राहु वाले लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं। तो सेल्स में राहु वाले लोगों को भेजो। सेल्स और मार्केटिंग जो है थर्ड हाउस है, अब वहां राहु बैठ जाए तो अच्छा काम करता है। वैसे भी वो जेमिनी राशि है, राशि को वैसे भी राहु रूल करता है। यस मैम। वो मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं चीजों को। हाँ। मतलब किसी भी इंसान को हाँ। इन्फ्लुएंस कर लेते हैं बहुत इजीली। हाँ, तो ये उनका प्लस पॉइंट है। ठीक है। तो ये राहु के कैरेक्टर है। राहु जहां बैठेगा वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। लेकिन राहु का माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि वो जिस हाउस में बैठ जाएगा, वहां की चीजों को लेकर आपको भ्रम पैदा करेगा। शुरू में आपको वो चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, बट कई बार वो चीजें वैसी होती नहीं है जैसा आप देख रहे होते हो। बाद में उनका रिजल्ट बहुत खराब निकल कर आता है। अब जैसे फिफ्थ हाउस का राहु और सेवंथ हाउस का राहु आपको लव मैरिजेस करा देता है, बट स्टार्टिंग में रिलेशनशिप बड़ा अच्छा लगता है। बाद में शादी होने के बाद पता चलता है, अरे भैया ये तो हमने गलती कर दी। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस का राहु या सेवंथ हाउस का राहु आपको लव मैरिजेस देता है। फिफ्थ हाउस का राहु वैसे भी उन लोगों के दिमाग में क्या थॉट चलता रहता है कि एक रिलेशनशिप में तो हम ज्यादा टाइम रह नहीं पाएंगे, वो बोर हो जाते हैं। आई तो अग्री वो मैम। बहुत मैं सारे देखती हूँ रिलेशंस बहुत देता सारे है। लोग। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। मैम फिफ्थ हाउस का राहु अगर ऐसा दिमाग देता है तो फिफ्थ, जैसे 5 नंबर की राशि अगर कहीं पर भी बैठ जाए चार्ट में, अगर वो काल पुरुष की कुंडली ना हो, तो अगर उसमें भी राहु हो तो भी ऐसे ही दिमाग देगा। तो भी ऐसे ही रिजल्ट देगा। फिफ्थ हाउस
पर देखो मैम क्या होता है ना, हाउस में बैठने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगा वो एक अलग चीज है। हाँ, फिफ्थ नंबर की राशि कहीं बैठेगी, उसके साथ राहु बैठेगा, तो उतना इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अच्छा। फिफ्थ हाउस क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस है ना भाई, हाउस है ना थॉट प्रोसेस, तो आपके विचार ही वैसे होंगे। लेकिन क्योंकि अच्छा। हॉबी का भी है, आपके अंदर राहु वाली हॉबीज होंगी, काम को परफेक्ट करना, क्रिएटिविटी होना, और जैसे कि कंप्यूटर हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, मतलब उन सारी चीजों को लेकर आपके अंदर एक अलग ही नॉलेज होगी। हाँ, ये सही है, मैंने देखा है एक दो चार्ट। वो हॉबी में भी राहु वाली चीजें आएंगी, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस में भी राहु वाले, आपकी असुरी प्रवृत्ति ही दिमाग काम करे, आपका जो दिमाग है ना, वो पॉजिटिव की जगह असुरी प्रवृत्ति का ही काम करेगा। आप कितना भी समझा लो उस इंसान को। पता है फिफ्थ हाउस का राहु क्या है, जब दो ऐसे लोग लोग बैठ के बात कर किसी रहे का होते हैं ना। सुनते भी नहीं है मैम, किसी का नहीं हाँ, सुनते फिफ्थ हाउस वाले। किसी का नहीं सुनते। वो अपने धुन का है, अपना अपना जो हाँ, उनको करना है वो करके ही रहते हैं। वो करते हैं। राहु वाले लोग किसी की सुनते, क्योंकि उनको पता है कि जैसे फर्स्ट हाउस का राहु क्या देता है, उन लोगों को क्या लगता है, हम सबसे परफेक्ट है, हमारी कोई गलती ही नहीं है, वो अपनी गलती भी नहीं मानते ना कभी। तो इसी तरह से फिफ्थ हाउस का राहु थॉट प्रोसेस ऐसा दे देता है, जब आप उनसे एडवाइस मांगोगे ना, तो सबसे पहले बाद में चाहे वो बोले अरे हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन उनकी एडवाइस सुनना जरा, वो हमेशा एडवाइस बहुत खतरनाक देंगे, क्योंकि उनके विचार ही वैसे है ना। अच्छा। वहीं जुपिटर अगर वहां बैठ जाए तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा हो जाएगा, चीजों को सात्विक तरीके से लेना, दोनों में और अंतर हो मैम, जाता है। गुरु और राहु दोनों ही फिफ्थ हाउस में जाके बैठ जाए अगर किसी के, तो वो तो गुरु चांडाल दोष दिखाता है। वो चांडाल दोष बना देता, तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर राहु ही रूल करेगा उसको। अच्छा। और लेकिन डिग्री आपको भी पता है, गुरु चांडाल दोष बोलते तो हैं, लेकिन वो योग भी है भाई। आप इतने नॉलेजेबल हो सकते हो, क्योंकि राहु आपको ब्रेन देता है, जुपिटर आपको नॉलेज देता है। अब अगर आपके ब्रेन के अंदर नॉलेज होगी, आपका कोई तोड़ नहीं निकाल सकता है दुनिया में। लेकिन होता क्या है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आप अपनी पढ़ाई या अपने नॉलेज पर फोकस ही नहीं कर पाते हो। अगर आपने फोकस कर दिया तो आपके ब्रेन का तोड़ नहीं है वहां पर। राहु रिसर्च माइंड, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो बिना राहु के नहीं बन सकते, क्योंकि रिसर्च पूरा राहु देता है। जितनी भी रिसर्च देता है वो सब राहु देता है। ओके। ठीक है। तो अब सोचो कि रिसर्च माइंडेड आपका ब्रेन अच्छा काम कर रहा है, ऊपर से जुपिटर आपको नॉलेज दे रहा है, तो कैसा दिमाग होगा, अच्छे खासे साइंटिस्ट बन जाओगे आप लोग। बट क्या करोगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे। ट्राई कर रही हूँ मैम। आप ट्राई कर रहे हो तो ट्राई करते रहो। नहीं, मेरा गुरु चांडाल दोष एक साथ नहीं है, लेकिन हाँ, अष्टम हाउस से राहु की दृष्टि गुरु पे पड़ती है ना, तो वही फोकस नहीं होता है, कभी कभी ये पढ़ाई करूँ या वो पढ़ाई करूँ, कंफ्यूज हो हाँ, तो जाता है। आप अपने डिसीजन ले, अब राहु वाले लोग डिसीजन लेने में प्रॉब्लम उनको बार बार क्रिएट होती है कि भाई ये करें या करें, लेकिन दूसरे से एडवाइस मांगेंगे तो उसको मानेंगे भी नहीं। मानना भी नहीं है, करनी भी अपने मन की है, और खुद गलत रास्ते पर भी चलना है बस। ठीक है, तो राहु ऐसे काम करता है। बाकी चार्ट में जहां जिसके साथ बैठ जाएगा, राहु के अंदर क्या है देखो, छाया, छाया ग्रह है ना, छाया है, तो वो जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाएगा, वो वैसे ही रिएक्ट करने लगता है, वो वैसे ही काम करने लगता है, और दूसरे पर अपनी छाया भी छोड़ देता है, तो वो प्लेनेट भी उसके जैसा हो जाता है। बस मेन प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो कई बार राहु लोगों को बहुत सक्सेस देता है, बहुत पैसा देता है, बहुत अच्छी चीजें भी देता है, लेकिन वही राहु कई बार लोगों को गिरा भी देता है। ठीक है। एक तो साइंटिस्ट बन रहा है, एक हैकर बन रहा है, तो है तो राहु ही ना। बस इतना अंतर है। ठीक है। तो आज तो वैसे भी टाइम हो गया है, तो आज हमने राहु तक पढ़ा है, बाकी के सारे प्लैनेट्स हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, राहु और केतु में क्या है, मेल फीमेल कुछ नहीं है। ठीक है। तो आप उसको कुछ भी मान लो, चाहे मेल मान लो चाहे फीमेल मान लो। मैम हर प्लैनेट का हाउसेस होता है, राहु का हाउस कौन सा है मैम, खुद का घर? थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। थर्ड। थर्ड हाउस। राहु और थर्ड केतु हाउस में का? अच्छा है। केतु? आप बताओ फिर, थर्ड हाउस अगर भाई वो सेवन सेवन चलते हैं ना, आमने सामने होते हैं, तो फिर आप बताओ केतु का कौन सा हाउस हुआ। नाइन्थ हाउस ना मैम? नाइन्थ हाउस नाइन्थ था। हाउस। नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस केतु के लिए बेस्ट है। मैम, आपने इलेवेंथ हाउस भी राहु के लिए अच्छा कहा है ना? इनकम सोर्सेज के लिए अच्छा है मैम, देखो क्या है,
हर प्लेनेट का अपना एक हाउस है जहां वो बैठ के अच्छे रिजल्ट देगा। तो राहु थर्ड हाउस में बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ऐसे तो राहु टेंथ हाउस में बैठ के भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन अच्छा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो थर्ड हाउस राहु का है बस। मैम, अगर थर्ड हाउस राहु का अच्छा है तो फिर जैसे जहां पे राहु है और केतु तो ऑब्वियसली सेवेंथ हाउस में रहेगा, तो एक हाउस अच्छा है तो फिर एक हाउस से डिटैचमेंट हो जाएगा। जैसे भाग्य हाउस में तो केतु रहेगा तो फिर डिटैचमेंट ही देगा। वैसे तो वो जुपिटर का हाउस है तो आध्यात्मिक भी बनाएगा, केतु भी तो लेकिन आध्यात्मिक बनाता है। नाइन्थ हाउस हाँ का वही केतु के अच्छा क्यों है? क्योंकि वो आध्यात्मिक बनाएगा ना आपको। हाँ क्योंकि ये केतु का अपना घर है तो केतु वहां लॉस नहीं करता, लेकिन हाँ इतना तो कह सकती हूँ कि वो डिटैच तो करता है चीजों से। लेकिन वो आपको स्पिरिचुअल बना देता है। जब आप स्पिरिचुअल बन जाते हो तो वो हाउस आपके लिए पॉजिटिवली काम करने लगता है बस। ओके। मैम राहु सिक्स हाउस में है ना अभी, बेटी का भी है, मेरा भी है सिक्स हाउस में राहु। जब भी दशा आएगी तो उसकी एनर्जीज हाई हो जाएंगे।